हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ कुमार और आप सभी का स्वागत है आर के एजुकेशन पॉइंट में। यहाँ पर दोस्तों हम बात कर रहे थे क्लास 10 साइंस में चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी। और दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ उस एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस। क्लियर? सो क्या काम करना है आपको, एनसीईआरटी की बुक को ओपन करना है, अपनी नोटबुक निकालनी है और क्या काम करना है, क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने शुरू करने। ठीक है? सो दोस्तों ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट। दीज पार्ट्स आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल। इफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज आर डैश, देन द रेशियो आर बाय आर डैश इज। तो आपके पास चार ऑप्शन है, 1/25, 1/5, 5, 25। ठीक है? क्वेश्चन का मतलब समझते हैं क्या क्वेश्चन हमसे कहना चाहता है। क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि एक रेजिस्टेंस था आर नाम का, उसको हमने क्या काम करा, 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया और फिर उसके बाद उनके जो इक्वल पार्ट थे उनको पैरेलल में लगा दिया कुछ इस तरीके से। ऐसे करके हमने क्या लगा दिया, पैरेलल में लगा दिया ऐसे। ठीक है? इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया वो कितना आया, आर डैश। तो हमें आर बाय आर डैश का रेशियो निकालना है, क्या होगा। क्लियर? अच्छा, इसका एक रेजिस्टेंस कितना होगा, आर बाय 5, क्योंकि 5 इक्वल हिस्सों में काटा है। तो ये कितना होगा, आर बाय 5, ये आर बाय 5, आर बाय 5, आर बाय 5, आर बाय 5, जब भी तो टोटल बनके आर बनेगा। क्लियर? अच्छा, तो अगर मैं 1/r डैश की वैल्यू निकालूं तो कितनी होगी, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस 1/r4 प्लस 1/r5। ठीक है? अच्छा, 1/r डैश किसके इक्वल होगा, 5/r। ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। मीन्स हम ऐसे लिख सकते हैं 25/r, क्योंकि 5 थे तो 25/r। तो r इधर गया, r बाय आर डैश मुझे मिला 25। क्लियर? 25। तो आपका पहला मीन्स ऑप्शन डी आपका सही है, 25। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नोट कर लीजिए एक बार। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक पावर इन अ सर्किट। तो पहला ऑप्शन है I²R, दूसरा ऑप्शन है IR², तीसरा ऑप्शन है VI और चौथा ऑप्शन है V²/R। तो आप इसमें कहा है क्वेश्चन में कि इन चारों में से बताओ कौन सा फॉर्मूला इलेक्ट्रिक पावर का गलत है। तो बेसिकली इसका आंसर है दूसरा, IR² कोई फॉर्मूला नहीं होता, I²R फॉर्मूला होता है। ओके? अच्छा, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट। एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, क्वेश्चन नंबर 3 हम कर रहे हैं, और एक इलेक्ट्रिक बल्ब है। तो ये रहा हमारा एक इलेक्ट्रिक बल्ब, जिसकी क्या दे रखी है, जिसकी इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वॉट। जो वोल्टेज है 220 वोल्टेज और पावर कितनी है, 100 वॉट। क्लियर? अब उसने ये कहा है कि व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट, अगर इसी इलेक्ट्रिक बल्ब को 110 वोल्टेज में लगाएं तो इसकी पावर कितनी होगी। क्लियर? तो इसकी पावर कितनी होगी, तो ये हमें कैलकुलेट करना है, फाइंड आउट करना है। लेट्स सी। तो सबसे पहले इस वाले केस से हम इसका रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, P = V²/R। P हमें पता है, जी हाँ पता है, 100। V पता है 220 × 220 डिवाइड में R। क्लियर? सो R की वैल्यू मुझे मिलेगी 220 × 220 डिवाइड में 100। ये कैंसिल हुआ तो रेजिस्टेंस मेरा आया 484 ओम। तो इस लैंप की मीन्स इस इलेक्ट्रिक बल्ब की जो रेजिस्टेंस है वो 484 ओम है। अब मैं यहाँ पर पावर निकाल सकता हूँ। कैसे निकालूंगा, यही फॉर्मूला लगाना है आपको, V²/R। पावर नहीं पता क्योंकि हमें कैलकुलेट करना है। V इस बार हमें पता है लेकिन 110 है। ठीक है, याद करना, 220 नहीं है, 10 है। रेजिस्टेंस अभी हमने निकाला 484। क्लियर? 484। इसको कैलकुलेट कीजिए, तो जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो ये हो गया 11 10, ये 11 से जाएगा 44, ये 10, फिर उसके बाद ये 4। क्लियर? ये 5 और ये 2, फिर उसके बाद ये 5। सो आपका आया 25 वॉट। क्लियर? कौन सा ऑप्शन सही है, हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नोट कर लीजिए, जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए। अच्छा, चौथा क्वेश्चन देखें, हटाएं, चलो। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। टू कंडक्टिंग वायर्स ऑफ सेम मटेरियल एंड ऑफ इक्वल लेंथ एंड इक्वल डायमीटर्स आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन पैरेलल इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। The ratio of the heat produced in series and parallel combination would be 1/2, 2/1, 1/4 एंड 4/1। तो ये आपको चार पार्ट दिए गए हैं।
क्वेश्चन का मीनिंग समझते हैं कि क्वेश्चन ने कहा क्या। क्वेश्चन ने ये कहा कि हमारे पास क्या है, दो कंडक्टिंग वायर हैं। हमारे पास क्या है, दो कंडक्टिंग वायर हैं जिनका डायमीटर सेम है, जिनका मटेरियल सेम है, जिनकी लेंथ सेम है। आसान भाषा में दोनों का रेजिस्टेंस सेम है, ठीक है। क्योंकि फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस में हम ये समझते हैं कि अगर लेंथ, नेचर ऑफ मटेरियल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल सब चीज़ सेम है तो बेसिकली दोनों का वायर का रेजिस्टेंस क्या है, सेम है। उनको पहले क्या काम करा, सीरीज में कनेक्ट करा और फिर पैरेलल में कनेक्ट करा। सीरीज में कनेक्ट करा और पैरेलल में कनेक्ट करा। तो यहाँ पर ये बताना है कि हीट जो सीरीज में बनेगी और हीट जो पैरेलल में बनेगी उनका रेशियो कितना होगा, HS/HP। क्वेश्चन समझ में आया। दो वायर थे, दोनों का रेजिस्टेंस सेम था, पहले उन्हें सीरीज में लगाया फिर पैरेलल में लगाया। तो सीरीज में कितनी हीट बन रही है, HS मान लेते हैं, और यहाँ पर कितनी हीट बन रही है, HP। तो इनका रेशियो क्या होगा, देखो जरा। हम जानते हैं हीट का फॉर्मूला क्या होता है, इसको यहाँ से हटा रहे हैं अभी, ठीक है। तो I²RST, RS क्या है, रेजिस्टेंट, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कनेक्शन, क्लियर, सीरीज कॉम्बिनेशन। अच्छा, RST। अब I²R के प्लेस में क्या मैं V²R नहीं लिख सकता, सर क्यों, देखो जरा। पावर आप जानते हैं I²R होता है, I²R, और पावर जो है वो V²R भी होता है। तो बेसिकली I²R की जगह मैं V²R लिख सकता हूँ। तो मेरा हीट का फॉर्मूला ये नहीं बन जाएगा V²/RT RST। वही मेरा ये वाला हीट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, पैरेलल में भी यही केस होगा, वोल्टेज सेम है, यहाँ पर T RP, बस वहाँ पर RP लगाएंगे, क्लियर, क्योंकि वो रेजिस्टेंस है किसका, पैरेलल कॉम्बिनेशन का, ये पैरेलल है, ओके। अच्छा, अब देखो दोनों को डिवाइड कर देते हैं, HS/HP मुझे मिलेगा V²/RS इंटू T डिवाइड में V²/RP इंटू T। T से T कैंसिल, V² से V² कैंसिल, तो मुझे मिला RP/RS। बस अब मुझे RP निकालना है, RS निकालना है। RP मैं निकाल सकता हूँ, दोनों किस में है, पैरेलल में है, तो 1/RP किसके इक्वल होगा, 1/R प्लस 1/RK। तो RP की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, R/2। वहीं अगर मैं RS को निकालूँ तो कितना आएगा, 2S, क्लियर। R = R1 प्लस R2 और 1/R = 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड सो ऑन। तो RP की वैल्यू क्या आई, R/2, और RS की वैल्यू कितनी आई, 2R। तो ये आपका क्या बनेगा, R से R कैंसिल, ये बनेगा 1/4, मीन्स 4:1:4 आपका आंसर है। सो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4, क्लियर। कोई डाउट है, कोई डाउट, जल्दी से नोट करिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। सो दोस्तों ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। हाउ इज अ वोल्टमीटर कनेक्टेड इन सर्किट टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, क्लियर। अगर मान लीजिए 2 पॉइंट है, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए 2 पॉइंट है, ये एक इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है और ये 2 पॉइंट है उसके, A और B। तो क्वेश्चन ये है कि किस तरीके से हम वोल्टमीटर को कनेक्ट करें। तो बेसिकली हम इसके पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, ये हम सब जानते हैं, ठीक है। सो वोल्टमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये इसका आंसर है। भाई वोल्टमीटर जो है वो हमेशा पैरेलल में लगता है, क्योंकि हम सीरीज में वोल्टमीटर मेजर नहीं करते, पैरेलल में मेजर करते हैं। तो इसका आंसर है पैरेलल कॉम्बिनेशन, क्लियर। आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है, अ कॉपर वायर हैज डायमीटर 0.5 mm एंड रेजिस्टिविटी ऑफ 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर, फुल स्टॉप। What will be the length of this wire to make it resistance 10 ohm, question mark, और how much does the resistance change if the diameter is double। दो क्वेश्चन है इसमें, पहला क्वेश्चन समझते हैं पहले। हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। एक कॉपर का वायर है, क्या है, एक कॉपर का वायर है, ठीक, और हमने इसमें पोटेंशियल लगाया है, कुछ लगाया होगा, पता नहीं लगाया नहीं लगाया, करंट है, ठीक है जी। अच्छा देखो क्वेश्चन में उसने क्या कहा गया है कि इसका जो डायामीटर है, इसका जो डायामीटर है वो है 0.05 mm। इसकी जो रेजिस्टिविटी दी गई है वो है 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। और उसने ये कहा है कि इसकी लेंथ क्या होगी, इस वायर की लेंथ, इस वायर की लेंथ क्या होगी कि इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, 10 ओम। इस वायर की लेंथ क्या होगी अगर इसकी रेजिस्टिविटी ये है, अगर इसका रेजिस्टेंस 10 ओम होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझ में आया, क्लियर हुआ। अच्छा तो फॉर्मूला हमें लगाना है R = ρ L/A, ρ L/A,
तो R पता है, रो पता है, L नहीं पता, वो तो हमें फाइंड आउट करना है। A कैसे निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर एरिया, देखो ये वायर है ना, तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया, तो पाई आर स्क्वायर, ठीक है, सर्कल है ना, पाई आर स्क्वायर, तो मतलब ये फॉर्मूला मेरा बन गया रो L अपॉन पाई आर स्क्वायर। अब R कैसे निकालें, तो R के लिए हमें डायमीटर दे रखा है, लेकिन डायमीटर देखो mm में दे रखा है, ये मीटर में है, तो इसे बदलना पड़ेगा किस में, मीटर में। तो 1 मीटर में 1000 mm होते हैं, तो मैं इसको लिख सकता हूँ तो इसको लिख सकते हैं हम सिंपली 5 × 10 की पावर -4 मीटर। क्लियर, 5 × 10 की पावर एक सेकेंड 0.5 है, थोड़ा मैंने गलती कर दी, 0.5, हाँ क्लियर, कोई डाउट यहाँ पर, देखो 0.5 mm है, तो 5 × 10 की पावर -4 मीटर, क्योंकि 1 मीटर में 1000 mm होते हैं। ये मेरा डायमीटर ही है, मैंने उसे चेंज करा है, तो रेडियस मेरी क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी मेरी डायमीटर अपॉन 2 मीन्स 2.5 × 10 की पावर -4 मीटर। ठीक है, रेडियस आ गई, आर आ गया, पाई आ गया, रो आ गया, आर आ गया, सारी वैल्यूज पता है, फॉर्मूले पे चेप दो। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू है 10, रेजिस्टिविटी की वैल्यू है 1.6 × 10 की पावर -8 ओम मीटर, इनटू लेंथ हमें निकालनी है, पाई की वैल्यू होती है 3.14, रेडियस की अभी हमने वैल्यू निकाली 2.5 × 2.5 × 10 की पावर -8। क्लियर, 10 की पावर -4 इंटू 10 की पावर -4, तो प्लस हो गया 10 की पावर -8 बन गया। क्लियर, इसको उधर फेंको, इसको नीचे फेंको जल्दी से, तो 10 × 3.14 × 2.5 × 2.5 कितना बनेगा, 6.25 इंटू 10 की पावर -8, ये नीचे आ जाएगा, मतलब इसके नीचे आ गया 1.6 × 10 की पावर -8, ये हो गई मेरी लेंथ। क्लियर, एक बार देख लो गलती नहीं हो मेरे से, ये गया, ये गया, ये गया, ये नीचे आ गया, इसको इधर से काट मारो, इसको इधर से काटा, 0 बढ़ाया, 0 से 0 मर गया। क्लियर, 0 से 0 गया तेल लेने। तो भैया एल की वैल्यू यहाँ पर देखो, फाइंड आउट करो जल्दी से, तो एल मेरा आया 314/625 डिवाइड में 16, इसको काटा पेटी करो जरा, 5 एकम 5। क्लियर, ये 2 से जाएगा 157 डिवाइड में 2, उसके बाद अब कुछ नहीं हो रहा, 157 × 25 डिवाइड में 32। ठीक है, तो लेंथ आएगा हमारा 122.7 मीटर। क्लियर, मैंने अप्रॉक्स लिया है, एक बार चेक कर लेना आंसर को, 122.7। क्लियर, अच्छा, तो ये लेंथ आ गई, पहला पार्ट हुआ है अभी इस क्वेश्चन का, लेंथ आ गई, जल्दी से नोट करो इसे, जल्दी से, चलो हो गया, हटाएं। अच्छा, अब देखो क्वेश्चन का इसी के अंदर एक और पार्ट दे रखा है कि हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल। अगर आप डायमीटर को दुगना कर रहे हैं तो जो रेजिस्टेंस है वो कितना चेंज हो जाएगा। तो हम ये जानते हैं कि जो रेजिस्टेंस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डायमीटर के स्क्वायर के। इफ अगर डायमीटर डबल, अगर डायमीटर दुगना हो जाए, मतलब यहाँ पर 2 डाल दो, तो आर कितना आएगा, मैं करके दिखा देता हूँ, 1/2d² मीन्स 4d। तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, आधा, मीन्स 1/4, नॉट आधा, 1/4। क्लियर, इफ डायमीटर डबल देन इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस बिकम 1/4 तो पहला रेजिस्टेंस कितना था 10 ओम, क्योंकि अभी 10 ओम ही था, और जब हमने डायमीटर चेंज कर दिया तो कितना चेंज करा, दुगना, तो रेजिस्टेंस कितना चेंज हो जाएगा 10/4, मीन्स रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 2.5 ओम। क्लियर, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपनी नोटबुक में मार्क कर लीजिए, अपनी एनसीईआरटी बुक में मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई डाउट हो तो बताइए, नहीं है डाउट तो लाइक कीजिए और इसको नोट कीजिए। वाह, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, हटाएं, चलो। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं मेरे भैया। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा है कि इन द वैल्यूज ऑफ करंट आई फ्लोइंग इन अ गिवन रेजिस्टर फॉर द कॉरेस्पॉन्डिंग ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस द रेजिस्टर्स आर गिवन बिलो। तो यहाँ पर देखो एक टेबल दी गई है आपको, टेबल दी गई है V/I की, उसमें
ठीक है, V अपॉन आई की टेबल दी गई है जहाँ पर वोल्टेज जो है दे रखे हैं, मतलब सॉरी एक सेकंड में 0.5, उसके बाद यहाँ पर दे रखा है आपका 1.0234, ठीक है। यहाँ पर आपको करंट की वैल्यूज दे रखी हैं, उसके बाद यहाँ पर वोल्टेज भी दे रखा है आपका यहाँ पर 1.6, 3.4, 6.7, 10.2, 13.2, क्लियर, 13.2 कुछ इस तरीके से आपको टेबल दी गई है और आपसे पूछ रहा है कि पहले इसका ग्राफ बनाओ, प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, उसके बाद इसका रेजिस्टेंस निकालो। तो देखो कैसे निकालेंगे, पहला पार्ट करते हैं कि ग्राफ कैसे बनाएं। तो ग्राफ के लिए मेरे भाई एक्स एक्सिस पे वोल्टेज ले ले और वाई एक्सिस पे क्या ले ले, करंट ले ले। अब देखो मेरे पे ग्राफ पेपर तो है नहीं, मैं आपको इतना क्लियर नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जब आप ग्राफ में प्लॉट करो तो एक्स एक्सिस में वोल्टेज लेना और वाई एक्सिस में क्या लेना, करंट, ठीक है। और बेसिकली ऐसी टेबल को आप अपनी क्लास 9th में भी प्लॉट कर कर आए हैं कि एक्स की और वाई की वैल्यू पता होती थी, एक्स को डाला, मतलब ये पॉइंट्स हैं, क्या है, इनको पॉइंट्स हैं, तो इन्हें प्लॉट करना नहीं जानते, कर सकते हो कि एक्स पे इतना चले, वाई पे इतना चले, यूरा, तो ऐसे ही करना है। देखो जरा, तो 1.6, 3.4, 6.7, ठीक है, 10.2, 13.2, उसके बाद यहाँ पर देखो 0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, क्लियर। अच्छा, तो जब आप इसका ग्राफ प्लॉट करोगे तो एक स्ट्रेट लाइन आएगा, क्या आएगा, एक स्ट्रेट लाइन। तो ये क्या है, हमारा ग्राफ कैसा आएगा मेरे भाई, स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक। अच्छा, उसके बाद दूसरा है कि रेजिस्टेंस कैसे निकालें। तो रेजिस्टेंस होता है V अपॉन आई इक्वल टू आर, V अपॉन आई इक्वल टू आर। तो कोई सी भी रीडिंग ले ले V और I की और रेजिस्टेंस निकाल दे। जैसे अगर मान लीजिए मैं आपसे पूछूं, मैं पहली बार रीडिंग ले लेता हूं, वोल्टेज मेरा कितना है 1.6, करंट कितना है 0.5, तो पॉइंट से पॉइंट गया, इसको इससे क्या कैंसिल करो तो 3, सो रेजिस्टेंस आएगा मेरा 3.33 ओम, रेजिस्टेंस कितना आएगा 3.33 ओम। मतलब ये रेजिस्टेंस क्या है, देखो इस ग्राफ में अगर हम ध्यान से देखें तो V अपॉन आई का रेशियो हमेशा क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, और वो हमेशा क्या है, R है। तो तू कोई सा भी V और I का रेशियो ले ले, कोई सा भी ले ले, रेजिस्टेंस तेरा क्या आएगा 3.33 समथिंग आएगा, ठीक है, 3.4 आ रहा है यहाँ पर, एक ही बात है, ठीक है। कोई डाउट, सेवंथ क्वेश्चन क्लियर हुआ, कोई परेशानी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। सो क्वेश्चन नंबर 8 देखें कि व्हेन अ 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस अ अननोन रेजिस्टर देयर इज अ करंट ऑफ 2.5 मिली एम्पियर इन द सर्किट, फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर, क्लियर। सो क्वेश्चन बहुत आसान सा है, बिल्कुल खिलौना है। तो क्वेश्चन ये है कि एक रेजिस्टेंस है R, ठीक है, उस पर हमने बैटरी लगा रखी है, कितनी वोल्ट की, 12 वोल्ट की, 12 वोल्ट की, और यहाँ पर करंट जो है वो फ्लो कर रही है कितनी, 2.5 मिली एम्पियर, कितनी, 2.5 मिली एम्पियर। तो आपको रेजिस्टेंस निकालना है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, कैसे निकालोगे, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर, क्लियर, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर। तो वोल्टेज पता है, जी हाँ पता है, करंट पता है 0.25, लेकिन याद रखिएगा, थोड़ी सी यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा, ये मिली एम्पियर में है तो इसको एम्पियर में बदलना पड़ेगा। तो कैसे बदलेंगे, एक एम्पियर में 1000 मिली एम्पियर होते हैं, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक मिली एम्पियर में 1/1000 एम्पियर होंगे। तो 2.5 मिली एम्पियर में कितने होंगे, 2.5 अपॉन 100 एम्पियर, ठीक है, इसको मैं यहाँ रखूँगा। तो ये हो गया मेरा 2.5 डिवाइड में 100 इंटू रेजिस्टेंस, ठीक है, क्योंकि मुझे रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। यहाँ पर कोई डाउट, अच्छा इसको उधर फेंको, इसको नीचे फेंको, तो 12 इंटू डिवाइड में 2.5 इक्वल टू R। तो पॉइंट हटाया 0 बड़ा आया, ठीक है, पॉइंट हटाया 0 बड़ा आया। सो 525 से ये कैंसिल और ये कैंसिल हुआ 4, सो 48। तो रेजिस्टेंस कितना आया, रेजिस्टेंस काफ़ी आ रहा है, 4800 ओम, 4800 ओम, ठीक है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 8, जल्दी से नोट करिए, कोई डाउट हो तो बताइए। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, हटाए, चलो। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अ बैटरी ऑफ 9 वोल्ट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द रेजिस्टर्स ऑफ 0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.4 ओम, 0.5 ओम एंड 12 ओम रिस्पेक्टिवली।
हाउ मच करंट वुड फ्लो थ्रू द 12 ओम रजिस्टर्स। क्वेश्चन को आराम से समझते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, उसने कहा है कि एक बैटरी है 9 वोल्ट की, ठीक है, और उसको कनेक्ट करा गया है सीरीज में विद द रजिस्टर्स ऑफ 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 एंड 12 ओम। क्लियर। तो यहाँ पर 5 रेजिस्टेंस दिए गए हैं, 0.2, 0.3 ओम, 0.4 ओम, 0.5 ओम, 12। क्लियर, समझ में आया। आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो सीरीज में कनेक्टेड है 2, 3, 4, 5 एंड 12, ठीक। और एक बैटरी लगा दी गई है 9 वोल्ट की, पॉजिटिव नेगेटिव 9 वोल्ट की क्या लगा दी मेरे भाई, बैटरी लगा दी। अब आपसे क्या पूछ रहा है, अब आपसे ये पूछ रहा है कि हाउ मच करंट वुड फ्लो थ्रू द 12 ओम रेजिस्टेंस, मतलब इस वाले रेजिस्टेंस से कितनी करंट फ्लो होगी। फिर से रिपीट करता हूं मैं, इस वाले रेजिस्टेंस से कितनी करंट फ्लो होगी। तो कैसे निकालेंगे, अब थोड़ा दिमाग लगाते हैं। ये सारे रेजिस्टेंस किस में है, सीरीज में है, ठीक है, सब में एक जैसी करंट फ्लो होगी, मतलब टोटल जो करंट होगी आई वही सब में फ्लो हो रही है, हाँ या ना। हाँ, तो मतलब ये कि मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V किसके इक्वल होगा, आई आर के। लेकिन ये आर कौन सा होगा, टोटल रेजिस्टेंस का, क्योंकि टोटल वोल्टेज तो 9 है, टोटल करंट निकालनी है, टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो वो हमें कैसे पता लगेगा भाई, सीरीज में है तो टोटल रेजिस्टेंस क्या फॉर्मूला हम जानते हैं, आर टी किसके इक्वल होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5। सो आर कितना आया, 12। तो ये कितना आया भाई, ये आपका हो गया 9, 10, 11, 12, 13, 14, तो ये आया 1.4 प्लस 12, तो आर मेरा आ गया, ये आपका आ गया 13.4, क्या 13.4 ओम। समझ में आया, कोई डाउट यहाँ पर। अच्छा, तो वोल्टेज देखो 9 है, करंट हमें नहीं पता, रेजिस्टेंस अभी हमने निकाल लिया 13.4, इसको नीचे फेंक दो, तो 9/13.4 आपकी क्या आ गई, करंट। तो करंट कितनी आ गई, 0.67 एम्पियर। क्लियर। अच्छा, मतलब ये जो करंट होगी ये टोटल करंट है जो हर एक रेजिस्टेंस से पास हो रही है। क्वेश्चन में देखो घुमाने के लिए दिया गया है कि 12 ओम वाले रेजिस्टेंस में कितनी करंट फ्लो होगी। भाई यही करंट फ्लो होगी जो सब पे फ्लो हो रही है, वो इस पे फ्लो होगी। क्यों, क्योंकि ये सीरीज में कनेक्ट है और सीरीज में करंट सेम रहती है, वोल्टेज डिवाइड होते हैं, तो करंट तो सेम रहेगी। ये आ गया आंसर, ठीक। नोट करो जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, जल्दी से नोट करें, हटाएं, चलिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखें जरा जल्दी से अपने स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि हाउ मेनी 176 ओम रेजिस्टर्स इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर ऑन अ 220 वोल्ट लाइन। ध्यान से समझते हैं। देखो क्या है कि एक रेजिस्टेंस है 176 ओम का, तो क्वेश्चन में ये कहा गया है कि ऐसे मैं कितने रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाऊं, ऐसे मैं कितने रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाऊं कि जब मैं उनके अक्रॉस 220 वोल्टेज की बैटरी लगाता हूं तो वहां पर 5 एम्पियर की करंट फ्लो होगी। वहां पर कितने एम्पियर की करंट फ्लो होगी, 5 एम्पियर की। क्वेश्चन समझ में आया कि एक रेजिस्टेंस है 176 का, मान लो ये 176 का रेजिस्टेंस है। अब उसने क्या काम कहा, उसने कहा है कि ऐसे कितने रेजिस्टेंस में पैरेलल में लगाऊं कि जब मैं वोल्टेज लगाऊं 220 तो कितनी करंट फ्लो हो, 5 एम्पियर की। ठीक, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आई, कोई डाउट यहां पर। तो मैंने लेट कर लिया एक्स रेजिस्टेंस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एक्स। तो मैंने कहा एक्स रेजिस्टेंस लगा दो जिससे वोल्टेज जब हम 220 लगाएं तो 5 एम्पियर की करंट फ्लो। ठीक, अब कैसे निकालेंगे। अच्छा, अगर मैं टोटल रेजिस्टेंस निकालूं तो निकाल सकता हूं क्या, हाँ निकाल सकता हूं। टोटल रेजिस्टेंस किसके इक्वल होगा, या फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जिसे आप कहते हो, किसके इक्वल होगा, 1/76 प्लस 1/176 प्लस अप टू एक्स टाइम्स, क्योंकि एक्स
हमने लगाए हैं, अब x कितना भी हो सकता है, हमें क्या पता कितना भी है, ठीक। मैं इसको ये लिख सकता हूँ क्या, x अपॉन 176 लिख सकते हैं भाई, 1/76 प्लस 1/76 प्लस 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 करके x आ रहा है, तो x अपॉन 176। अच्छा, तो RT की वैल्यू मुझे क्या मिली, RT की वैल्यू मिली 1/। अच्छा, इसका फायदा क्या हुआ, इसका बहुत बड़ा फायदा हुआ। अगर मैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ करूं, क्योंकि इनका मैंने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल दिया, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आया 176 अपॉन एक्स। मतलब इस फिगर को आप ऐसे बना सकते हो, ऐसे बना सकते हैं। तो अब यहां पर आप ओम्स लॉ भी लगा सकते हैं, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर, तो V इक्वल टू आई आर, आर हमने यहां पर RT ले रहे हैं, तो V कितना है 220, I हमने पता है 5, रेजिस्टेंस ये रहा 176 अपॉन x। तो x को इधर फेंक, मतलब x को इधर फेंक के इधर लिया अपॉन 220, तो ये आपका हो जाएगा 11 से कैंसिल, सो 11 1 जा 11, 11 6 जा 16, ये हो गया आपका 11 से 2, ठीक है। उसके बाद ये हो गया 10 और ये हो गया 8, ये हो गया 5 से कैंसिल 2, 2 से कैंसिल 4, तो x की वैल्यू कितनी आई 4, ठीक है। मतलब 4 रेजिस्टेंस 176 ओम के जब आप पैरेलल में लगाओगे, ठीक है, 4 176 ओम के रेजिस्टेंस जब आप पैरेलल में लगाओगे और फिर जब आप 220 वोल्टेज लगाओगे उनके चारों तरफ, तो 5 एम्पीयर की करंट फ्लो होगी, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का मीनिंग था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी नोट कर लीजिए अपने एनसीईआरटी बुक में, क्लियर। सो दोस्तों ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 11, शो हाउ you would connect 3 resistors, each of the resistance 6 ohm, so that the combination has a resistance of 1 ohm and 4 ohm, ठीक है। तो क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन ये है, पहला पार्ट हम कर रहे हैं 9 ओम। उसने ये कहा कि हमारे पास 3 रजिस्टर हैं 6 ओम के, उसे किस तरीके से हम कनेक्ट करें कि हमें 6 ओम उसका टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल जाए, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट है कि हमें क्या मिले 4 ओम टोटल रेजिस्टेंस। तो देखो कैसे कनेक्ट करेंगे, 6 ओम 6 ओम 6 ओम, क्लियर। अगर आप 6 ओम के 3 रेजिस्टर को इस तरीके से कनेक्ट करोगे तो आपको 9 ओम मिल जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं इनका टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। देखो जरा, 1/r' इक्वल टू 1/6 प्लस 1/6, 2/6 इक्वल टू 1/3, तो r' कितना आया 3 ओम। अब 3 ओम और ये 6 कितना है, सीरीज में है, सो टोटल कितना आ गया r प्लस r' मीन्स 6 प्लस 3 9 ओम, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला पार्ट। दूसरा पार्ट देखें 4 ओम कैसे करेंगे, देखो 6 ओम अगर आप इस तरीके से कनेक्ट करोगे तो आपका जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा वो 4 ओम आएगा। एक बार चेक कर लें, देखो ये दोनों कितने, 6 और 6 12, तो ये 12 क्योंकि सीरीज में है। उसके बाद ये तो रहेगा हमारा 6 ओम। अच्छा, टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा 1/12 प्लस 1/6, तो ये हो गया हमारा 2/12, ठीक है, 12/3, तो R की वैल्यू कितनी आ गई 4 ओम, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 11, अगेन अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, जल्दी से नोट कर लिए, वीडियो को पॉज कर लो। चलो क्वेश्चन नंबर 12, क्लियर। देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 12 है कि सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब डिजाइन टू बी यूज्ड ऑन अ 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन आर रेटेड 100 वॉट, क्लियर। तो बहुत सारे इलेक्ट्रिक बल्ब हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक बल्ब की ये खासियत है कि जब उन्हें 220 वोल्टेज में अप्लाई कर रहे हैं तो उनकी पावर कितनी है 10 वॉट की, क्लियर। आगे देखो क्या है, हाउ मैनी लैम्प्स कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल, कितने लैंप मैं पैरेलल में कनेक्ट करूं, लैंप या बल्ब, ठीक है, इन पैरेलल विद ईच अदर अक्रॉस 2 वायर्स ऑफ 220 वोल्ट लाइन इफ द मैक्सिमम अलाउएबल करंट इज 5 एम्पियर। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये पहले क्वेश्चन की तरह 10वां जो ऐसा क्वेश्चन था कि 176 रेजिस्टेंस कितने लगाएं पैरेलल में, कि हमारा अगर 5 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है, 220 वोल्टेज लगा रहे हैं तो कितने रेजिस्टेंस होगा। तो ये वैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर रेजिस्टेंस दे नहीं रखा, लेकिन पावर तो दे रखी है ना, तो यहाँ से रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। अब देख कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन देखो क्या है, एक बार समझा देते हैं कि कितने लैंप हम पैरेलल में लगाएं
ठीक है, कितने लैंप हम पैरेलल में लगाएं कि जब हम 220 वोल्टेज लगाएं उसके चारों तरफ, 220 वोल्टेज लगाएं तो वहां पर 5 एम्पियर की करंट फ्लो होगी। तो मैंने अगेन लेट कर लिया x, क्या कर लिया x लगा दोगे तो जब 220 वोल्टेज जब आप लगाओगे तो 5 एम्पियर की करंट फ्लो होगी। लेकिन सबसे पहले मुझे इसका रेजिस्टेंस नहीं पता ना यार, मुझे इसका रेजिस्टेंस नहीं पता, तो इसका रेजिस्टेंस कैसे निकालें? यहां से निकालेंगे। क्यों, कैसे निकालेंगे? देखो पावर का फॉर्मूला होता है v²/r, तो r आ गया, एक लैंप का मतलब एक इलेक्ट्रिक बल्ब का रेजिस्टेंस आ जाएगा। कैसे निकालेंगे? पावर क्या है 10, v कितना है 220 इंटू 220 डिवाइड में r, इसको उधर फेंको इसको नीचे फेंको, तो r आएगा मेरा 220 इंटू 220 डिवाइड में 10, तो 0 से 0 कैंसिल, कितना आया 4840 ओम। तो ये तो रेजिस्टेंस आ गया, मतलब इस एक लैंप का रेजिस्टेंस, इस एक लैंप का रेजिस्टेंस कितना होगा 4840 ओम। ऐसे हमने पैरेलल में कितने हम लगाएं जिससे जब हम 220 वोल्टेज लगाएं तो 5 एम्पीयर की करंट फ्लो हो, ठीक। तो मतलब मुझे इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। ये क्वेश्चन नंबर 10 की तरह हो गया। तो देखो कैसे करेंगे, तो लेट्स से 1/, इसका मैं r' ले रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने इसका r लिया है, तो इसका मैं क्या ले रहा हूँ r', तो 1/4840 प्लस 1/4840 प्लस अप टू x टाइम्स, क्योंकि x टाइम तक हमने जोड़े हैं, पैरेलल में जोड़े हैं, तो इसलिए ये वाला फॉर्मूला लगा रहा है। इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं x/4840, सो r' की वैल्यू कितनी आई 4840 डिवाइड में x। क्लियर? मतलब अगर मैं इसका एक और सर्किट डायग्राम बनाऊं तो ये तो क्या बन जाएगा, इतना रेजिस्टेंस, कुछ ऐसे, फाइव एम्पियर, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस हो, मतलब जो इलेक्ट्रिक सर्किट होगा, ये कुछ इस तरीके से बदल जाएगा। यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा 4840 डिवाइड में x, ये 5 एम्पियर 220 सब सही है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। लगा दो, छुट्टी करो। तो v = I r', क्योंकि मैंने r' माना है इसको, r', v कितना है 220, I 5, r 4840 डिवाइड में x, तो 0 से 0 कैंसिल, x को नीचे करो, 5 इंटू 484 डिवाइड में 22, तो x की वैल्यू मुझे मिली 110। क्लियर? सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनसीईआरटी में मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। सो दोस्तों ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। अ हॉट प्लेट ऑफ एन इलेक्ट्रिक ओवन connected to a 220 volt electric line has two resistance coil A and B, each of 24 ohm resistance, which may be used separately, in series or in parallel. What are the currents in the three cases? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, लैंग्वेज इतनी घुमा फिरा के दे रखी है इसलिए आप डर रहे हो। देखो क्वेश्चन बहुत आसान है। क्वेश्चन ये है कि एक रेजिस्टेंस है बस 24 ओम का, दो क्या है रेजिस्टेंस है 24 ओम की, मतलब दो यहाँ पर क्या दे रखी, कॉइल दे रखी ए और बी, दोनों का रेजिस्टेंस क्या है 24 ओम का। अब उसने ये कहा है कि जब अगर हम इन्हें सेपरेटली मतलब अलग अलग अगर हम इन्हें लगाएं 220 वोल्टेज पे, तब इनमें करंट कितनी फ्लो करेगी, अगर हम इनको सीरीज में लगाएं तब कितनी करंट फ्लो करेगी, और जब हम इन्हें पैरेलल में लगाएं तब कितनी करंट फ्लो करेगी। समझाते हैं। देख अगर हम अकेला लगाएं इसको, अकेला बिल्कुल 220 वोल्टेज पे, तब यहाँ पर करंट कितनी फ्लो करेगी वो हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, 220 वोल्टेज ही है ना, हाँ जी हाँ। अगर हम सीरीज में लगाएं 24 220 वोल्टेज में, तब यहाँ पर करंट कितनी फ्लो करेगी, और अगर हम पैरेलल लगाएं 220 वोल्टेज में, तब यहाँ पर करंट कितनी फ्लो करेगी। तो ये हमारे क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी करते हैं। देखो यहाँ पर ओम्स लॉ, यहाँ पर ओम्स लॉ, यहाँ पर ओम्स लॉ, तीनों में ओम्स लॉ लगाना है, लेकिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी निकालना है। यहाँ तो रेजिस्टेंस है नहीं, तो V = I1R R1, क्योंकि यहाँ पर R1 ले लेते हैं। वोल्टेज 220 है, I1 नहीं पता, R1 हमें पता है 24। I1 की वैल्यू आई 220 डिवाइड में 24, 11012। तो इसे कैलकुलेट कीजिए,
I1 की वैल्यू हमारी लगभग आएगी हमारी 9 पॉइंट समथिंग, सो 9.16 एम्पियर। ये I1 आ गया। उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो R2 मेरा कितना आएगा 24 + 24 8 and 4 ओम। सो V इक्वल टू I2R2 220, I2 की वैल्यू नहीं पता, R2 की वैल्यू 48, I2 मुझे मिलेगा 220 डिवाइड में 48, इसे कैंसिल कीजिए 110 24 55 12। सो I2 की वैल्यू मुझे मिलेगी 4.4 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सो 4 पॉइंट आएगा हमारा कम से कम 4.58 एम्पियर, ठीक है, 4.58 एम्पियर। समझ में आया? आसान सा क्वेश्चन था, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। देखो वहाँ पर आप देखो, वहाँ 1/R3 इक्वल टू 1/24 + 1/24, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2/24। तो R3 की वैल्यू आई 12 ओम। अगेन V इक्वल टू I3R3, तो V20, I3 की वैल्यू नहीं पता, निकालनी है, ये हो गया 12। तो I3 की वैल्यू क्या आ रही है 220/12, 55/3। तो ये आएगा हमारा 1, उसके बाद ये हो गया हमारा 3 1 से, उसके बाद 15 एम्पियर। एक सेकेंड 18.6 एम्पियर। क्लियर? 18.6 एम्पियर। तो ये लगभग इतना आएगा, एक बार चेक कर लीजिएगा, 18.6 एम्पियर, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। तो इसने बस यही कहा था कि अगर हमारे पास एक कॉइल है या 2 कॉइल हैं और सीरीज में लगा रहे हैं, पैरेलल में लगा रहे हैं, या अकेला उसे लगा रहे हैं, तो उनमें करंट कैसी होगी। तो ये ऐसी होगी, ठीक है। अगर आप पैरेलल में लगाते हो तो देखो रेजिस्टेंस बहुत कम है, 12 आ रहा है सिर्फ, जिसकी वजह से करंट क्या होगी, बहुत ज़्यादा। अगर आप सीरीज में लगाते हो तो रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से करंट बहुत कम हो रही है। और अगर आप नॉर्मल लगा रहे हो तो नॉर्मल तो है ही। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 30, नॉट 40, नोट करिए। हटाएं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। हाँ, सो कंपेयर द पावर यूज्ड इन 2 ओम रजिस्टर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो पहला केस देखो क्या है, पहला केस ये है कि 6 वोल्ट की बैटरी लगाई गई है, 6 वोल्ट की बैटरी लगाई गई है, क्लियर, इन सीरीज विद 1 ओम एंड 2 ओम रजिस्टर्स। तो R1 यहाँ पर 1 ओम दे रखा है, R2 हमें दे रखा है 2 ओम, मतलब कुछ इस तरीके से रेजिस्टेंस है, सर्किट 6 वोल्ट की है। तो हमें यहाँ पर ये बताना है कि इस वाले में पावर कितनी होगी, 2 ओम वाले रेजिस्टेंस में, यहाँ पर इस वाले सर्किट में इसकी पावर कितनी होगी। अच्छा, अब देखो ध्यान से, पावर के हमारे पास फॉर्मूले हैं I2R और पावर का हमारे पास फॉर्मूला है V²/R। इन दोनों, मतलब इस इलेक्ट्रिक सर्किट में हम दोनों में से कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं। देखो ये वाला तो नहीं लगा सकते क्योंकि V²/R, तो यहाँ पर V1 होगा, यहाँ V2 होगा, क्योंकि सीरीज में वोल्टेज डिवाइड हो जाते हैं। तो ये वाला फॉर्मूला तो नहीं लगा सकते क्योंकि वोल्टेज निकालनी पड़ जाएगी, तो इसको तो हटाओ। फिर इस वाले फॉर्मूले में करंट हमें नहीं पता, तो करंट हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, इस सर्किट में जो टोटल करंट होगी वही इस वाले रेजिस्टेंस से करंट पास हो रही होगी, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल दो, उसके बाद ओम्स लॉ के हिसाब से क्या कर दो, करंट निकाल दो। मैं सब करके दिखाता हूँ। देखो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा यहाँ पर 3 ओम, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V किसके इक्वल होगा, IR के। वोल्टेज कितना है 6, करंट हमें निकालनी है, तो करंट कितना आया 2 एम्पियर, मतलब इस वाले रेजिस्टेंस से कितनी करंट फ्लो हो रही होगी 2 एम्पियर की, इस वाले से भी 2 एम्पियर की, तो इस वाले से 2 एम्पियर की फ्लो हो रही है। तो पावर 2 ओम में इस वाले सर्किट में कितनी होगी, I²R। I कितना है 2 का स्क्वायर 4, रेजिस्टेंस कितना है 2, तो पावर कितनी आई 8 वॉट। तो पावर कितनी आई 8 वॉट। क्लियर, नोट कर लीजिए जल्दी से। अच्छा नेक्स्ट पार्ट देखो, इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है कि एक 4 वोल्ट की अगर बैटरी है और उसे पैरेलल में लगा रहे हैं 12 ओम और 2 ओम में, तब आपको पावर बतानी है 2 ओम में कितनी होगी। ऐसा ही है, जल्दी से पहले से नोट कर लो क्योंकि मैं ये फिगर हटाऊंगा, ठीक है। हटाए, छोड़, चलो जल्दी जल्दी करो, ठीक है, रिलैक्स होकर आराम से बैठना, जल्दी से करते हैं। देखो
यहाँ पर 12 ओम लगाया, यहाँ पर 2 ओम लगाया और बैटरी लगाई हमने 4 वोल्ट की। तो अगेन हमें यहाँ पर क्या बतानी है, पावर बतानी है। अच्छा, तो पावर तो अब यहाँ पर बता देंगे। अब यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मत निकालने बैठ जाना। क्यों? देखो पावर के हमारे पास 2 फॉर्मूले थे, ये 2 फॉर्मूले हैं। हम ये नहीं लगा सकते, क्यों? क्योंकि यहाँ पर करंट होगी I1 और यहाँ पर करंट होगी I2, मतलब हमें I2 निकालना पड़ेगा। लेकिन हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो वोल्टेज होगा और जो यहाँ पर वोल्टेज होगा वो सेम होगा, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम रहते हैं, करंट डिफरेंट हो जाती है। तो पावर 2 ओम वाले में कितनी होगी, V²/R। वोल्टेज कितना है 4, तो 4 × 4, रेजिस्टेंस कितना है 2, तो पावर कितनी आई 8 वॉट। तो अगर आप दोनों केसेस में पावर को कंपेयर करें तो वो सेम आ रही है, 8 वोट 8। क्लियर? ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके जल्दी से नोट करो। हटाएं, चल। क्वेश्चन नंबर 15। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 15 देखो, एक बार लिख लेते हैं, रुक जाओ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 15 है 2 लैम्प्स, one rated 100 watt at 220 voltage and other 60 watt at 220 voltage are connected in parallel to electric main supply. What current is drawn from the line if the supply voltage is 220 volt? देखो ध्यान से समझते हैं इसको, आराम से समझते हैं, इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो। 2 लैम्प दे रखे हैं, ये रहा हमारा L1 लैम्प और ये रहा हमारा L2 लैम्प। दोनों पे जो हम वोल्टेज लगा रहे हैं वो 220 वोल्टेज का है। दोनों पे हम कैसी वोल्टेज लगा रहे हैं, 220 वोल्टेज की लगा रहे हैं, लेकिन दोनों की पावर अलग अलग है। यहाँ पर पावर है 100 वॉट और यहाँ पर पावर है 60 वॉट। अब उसने ये कहा कि हमने इन दोनों को पैरेलल में लगा दिया, ऐसे करके पैरेलल में लगा दिया। ये L1 है, ये L2 है, और पैरेलल में हमने पोटेंशियल लगाया 220 ही लगा दिया, 220 वोल्टेज। तब वो पूछ रहा है कि करंट कितनी फ्लो करेगी। ठीक है, करंट कितनी फ्लो करेगी। अब देखो, अगर आप ध्यान दें तो जो ये जो करंट होगी, यहां से I करंट गई और यहां पर टूट जाएगी I1, यहां पर I2 यहां पर। ठीक है, इस वाले लैंप से कौन सी करंट फ्लो करेगी, I1, और इस वाले लैंप से I2, और फिर ये जुड़ के फिर से क्या बना देगी, I। मतलब मैं लिख सकता हूं I किसके इक्वल होगा, I1 + I2 के। I1 और I2 अगर पता चल जाए तो I निकल जाएगा। अब I1 I2 कैसे पता लगाएं, देखो पावर किसके इक्वल होता है, V × I के। मतलब P1 किसके इक्वल होगा, V1 × I1 के, और P2 किसके इक्वल होगा, V2 × I2 के। ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने इलेक्ट्रिक पावर वाली वीडियो में बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आपका उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से जाके देखिए, आसान है। इसको मैंने प्रूफ भी करा है वहाँ पर कि ये कैसा आया फॉर्मूला, और V²/R, I²/R, ये सारे फॉर्मूले कैसे आए, और इलेक्ट्रिक पावर का पूरा फील दिया है मैंने आपको उस वीडियो में। तो जल्दी से जाके देखो अगर आपने वो नहीं देखी। ठीक, और देखिए तो जल्दी करो इधर। अब देखो P1 P2 पता है, I1 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, यहाँ से देखो I1 की वैल्यू आ गई, क्या आई, P1/V1। यहाँ से I2 की वैल्यू आ गई, P2/V2। I1 I2 की वैल्यू यहाँ डाल दो, तो टोटल करंट किसके इक्वल आया, P1/V1 + P2/V2 के। बोलो बात समझ में आई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आसान भी है बहुत। क्लियर? अब पावर कितनी है, पहले वाले की 100, वोल्टेज 220, अगले वाले की 60, 220। ठीक, इसको एलसीएम ले लो, कितना आएगा, 160/220। तो करंट हमारी आएगी 4/11, 4/11। क्लियर? इसको कैंसिल कर दिया, 0 से 0 कैंसिल गए। क्लियर? 4/11। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। अगेन मार्क कर लीजिए, एनसीईआरटी बुक में इंपॉर्टेंट है, नोट करिए। सो चलिए दोस्तों, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या है कि विच यूजेज मोर एनर्जी, 250 वॉट टीवी सेट इन 1 आवर और 1200 वॉट टोस्टर इन 10 मिनट्स। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 बहुत आसान सा है, तो जल्दी से इसको बड़े प्यार से इसको खत्म करते हैं। क्लियर? देखिए क्या कहा गया है, आपको एक टीवी का सेट दिया गया है, मतलब एक टीवी है आपके पास, और आपके पास क्या है, एक टोस्टर है। क्या है, एक टोस्टर है।
ठीक है। अच्छा, इसकी पावर रेटिंग दी गई है लेट्स से P1 250 वॉट और इसकी पावर रेटिंग दी गई है लेट्स से 1200 वॉट, क्या P1 एंड P2। उसके बाद देखिए क्या कहा गया है कि इसको हमने 1 घंटे के लिए ऑपरेट करा, मतलब इसको 1 घंटे के लिए चालू रखा। वहीं अगर हम बात करें इसकी, तो इसको हमने सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट के लिए चालू रखा। तो क्वेश्चन ये है कि इन दोनों में से सबसे ज्यादा पावर कौन, मतलब एनर्जी कौन कंज्यूम करेगा, क्लियर, सबसे ज्यादा एनर्जी कौन लेगा। तो एनर्जी का फॉर्मूला हम जानते हैं, किसके इक्वल होता है, P इंटू टी के, P इंटू टी के। अच्छा, अब देखो यहां पर दोनों पावर वॉट में है, लेकिन टाइम यहां पर घंटे में है, यहां पर क्या है, मिनट में। तो क्या काम करो, किसी एक को क्या कर दो, सेम यूनिट में बदल दो। तो अगर आप ध्यान से देखें 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। तो देखो यहां पर वॉट वॉट, मिनट मिनट। अब सही है। तो अगर मैं टीवी की पावर निकालूं, लेट्स से E1, वो किसके इक्वल होगा, P1 इंटू T1। सो E1 किसके इक्वल आया, देखो P1 कितना है 250 वॉट इंटू टाइम कितना है 60 मिनट, टाइम कितना है 60 मिनट। इन दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए, सो ये आपका आएगा 5630 और ये आएगा आपका वॉट मिनट। किस में आएगा बेटा, वॉट मिनट में, वॉट मिनट में आएगा मेरे भाई, क्लियर। किलोवाट आवर में हमने नहीं निकाला, क्लियर। अगर हम किलोवाट आवर में निकालते तो हमें इसे किलोवाट में बदलना पड़ता, हमने किस में निकाला है, वॉट मिनट में। देखो वॉट मिनट, वॉट मिनट, तो इसकी यूनिट क्या होगी, वॉट मिनट, क्लियर। अच्छा, अब यहां पर देख लेते हैं जरा, E2 निकालें, चलो निकालते हैं। E2 देखो किसके इक्वल आएगा, P2 इंटू T2 के, P2 इंटू T2 के, T2 P2 कितना है 1200 वॉट इंटू टाइम कितना है 10 मिनट्स। तो E2 कितना आया, E2 आया मेरा 12000 वॉट मिनट, 12000 वॉट मिनट। और E1 कितना आया 15000 वॉट मिनट। तो आप यहाँ पर इस कैलकुलेशन के बाद आप इजीली देख सकते हो कि कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा एनर्जी पी रही होगी, ठीक है, सबसे ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रही होगी, और आपका आंसर होगा टीवी, ठीक है। तो आप लिख भी सकते हो कि जो टीवी का सेट है, टीवी का जो सेट है, टेक मोर पावर या फिर मोर एनर्जी देन टोस्टर, क्लियर, देन टोस्टर। क्लियर हुआ बच्चों, समझ में आया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16। जल्दी से नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नोट करिए जल्दी से। चलिए हटाएं, चलिए हो गया, नोट हो गया, चलो। हाँ, सो क्वेश्चन नंबर 17 देखें भाई, हमारे पास 17 आ गया होगा आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। ये छोटी सी आपकी स्क्रीन होगी, किसी किसी की बड़ी स्क्रीन होगी। तो स्क्रीन पे देखो 17 क्वेश्चन, देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 17, उसने कहा है कि एक इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 8 ओम, ठीक है। एक इलेक्ट्रिक हीटर है, एक क्या है भाई, इलेक्ट्रिक हीटर, एक इलेक्ट्रिक हीटर है जिसका रेजिस्टेंस है 8 ओम। आगे देखो क्या कहा गया है, ड्रॉन 15 एम्पियर करंट फ्रॉम द सर्विस मेन टू आर, क्लियर। मतलब इसमें करंट कितनी फ्लो कर रही है, इसमें करंट फ्लो कर रही है 15 एम्पियर की, कितनी हुई 15 एम्पियर की। अच्छा, कितने घंटों के लिए, 2 घंटों के लिए। कितने घंटों के लिए चालू रखा गया, 2 घंटों के लिए चालू रखा गया। तो आपको देखो कैलकुलेट क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है रेट एट विच क्लियर, रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड इन द हीटर, हीट इज डेवलप्ड इन द हीटर, क्लियर, इन द हीटर। तो भाई मेरा आपको ये निकालना है, ठीक है। इसका मतलब देखो क्या हुआ, क्या आपको हीट एनर्जी निकालनी है कि यहां पर कितनी हीट एनर्जी बनेगी। क्या आप ये तो नहीं सोच रहे कि H इक्वल टू आई स्क्वायर RT वाले फॉर्मूले से I पता है, R पता है, T पता है, H लगा दूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा। नहीं मेरे भाई, थोड़ा ध्यान दो। देखो इस फॉर्मूले में अगर हम ध्यान से देखें तो इस फॉर्मूले में बेसिकली ये है हीट एनर्जी। क्या है, हीट एनर्जी मीन्स अगर कोई कंडक्टर जिसका रेजिस्टेंस R है
और उसके अंदर आई करंट फ्लो हो रही है और उसको टी टाइम तक चलाया गया, तो उसके अंदर इतनी हीट एनर्जी बनेगी, इतनी हीट एनर्जी बनेगी। लेकिन हमसे ये नहीं कह रहा कि कितनी हीट एनर्जी बनेगी, हमसे इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड। भाई हीट तो बन रही है लेकिन कितने रेट में बन रही है। रेट मतलब समय, मतलब 1 सेकंड में कितनी हीट बनेगी, 2 सेकंड में कितनी हीट बनेगी। मतलब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड। देखो जूल क्या है, अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड या डेवलप्ड इन 1 सेकंड, डेवलप्ड इन 1 सेकंड। समझ में आया दोस्तों, क्लियर हुआ ये वाला कॉन्सेप्ट। हीट एनर्जी डेवलप्ड इन 1 सेकंड, तो यही तो रेट होगा। आया समझ में, यही तो क्या होगा, यही तो हमारा क्या है, रेट होगा। अब ये कैसे निकालें, तो ध्यान से देखो, ये किससे निकलेगा, ये निकलेगा इससे, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर से। किससे निकलेगा, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर से। सो P आई कितना है 15, तो 15 का स्क्वायर 225 इंटू रेजिस्टेंस कितना है 8, रेजिस्टेंस कितना है 8। तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आएगा जरा बताओ मुझे। क्लियर, 1800। अब इसकी यूनिट देखो, जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड। भाई जो इलेक्ट्रिक पावर थी, ध्यान दो, अगर आप इलेक्ट्रिक पावर के बारे में हल्का फुल्का जानते हो तो इलेक्ट्रिक पावर की अगर मैं आपको बताऊं तो इलेक्ट्रिक पावर आपको क्या बताती है, आपको बताती है रेट एट विच एनर्जी इज कंज्यूम्ड, रेट एट विच एनर्जी इज कंज्यूम्ड। तो इलेक्ट्रिक पावर आपको ये बताती है रेट एट विच एनर्जी इज कंज्यूम्ड। और बेसिकली हमें रेट ही निकालना था, ना कि हमें ये निकालना था कि कितनी हीट एनर्जी यहाँ बनेगी। क्लियर हुआ क्वेश्चन, समझ में आया दोस्तों, समझ में आया। अच्छा जल्दी से छापो इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 जो हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 18 आपको क्या दिया गया है कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग। आपको बहुत सारे पार्ट दिए गए हैं और आपको कहा गया है कि हर एक पार्ट को सॉल्व कीजिए। ओके, सो पहला पार्ट देखो क्या है कि व्हाई इज टंगस्टन यूज्ड एट मोस्ट एक्सक्लूसिव फॉर फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लैम्प। क्लियर, मतलब इलेक्ट्रिक लैम्प में हम ये जानते हैं कि टंगस्टन का जो फिलामेंट है उसको यूज करा जाता है। अब हमें आंसर देना है कि टंगस्टन को क्यों यूज करा जाता है। ठीक है, चलो तो देखो भाई जल्दी से 18 का हम 18 क्वेश्चन कर रहे हैं, उसका पहला पार्ट। क्लियर। सो अगर आप एक इलेक्ट्रिक बल्ब को देखें, अगर आप क्या देखें, एक इलेक्ट्रिक बल्ब को देखें तो उसके अंदर क्या होता है, कुछ इस तरीके से ऐसे करके एक फिलामेंट लटका हुआ होता है। ठीक है, एक तार सा जिसे हम कहते हैं, जो बेसिकली क्या करता है, गर्म हो जाता है। अगर आपने एक इलेक्ट्रिक बल्ब देखा हो तो बेसिकली उसमें एक तार सा लटका हुआ होता है, जो जब इलेक्ट्रिक बल्ब बहुत देर तक जलता रहता है तो ये लाल हो जाता है। क्लियर, जिसकी वजह से ये ग्लो करता है हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब, जिसकी वजह से हम चीज़ों को देख पाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से ये हमें रोशनी दे पाता है। इस वायर को हम टंगस्टन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, टंगस्टन। क्लियर। अब क्वेश्चन ये है कि हम इसको क्यों यूज़ कर रहे हैं, इसको हम क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो पहला देखो आंसर मैं आपको बताता हूं इसका। तो पहला है कि टंगस्टन वायर हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट। क्लियर, हाई मेल्टिंग पॉइंट। क्लियर। और इसका अगर मैं थोड़ा सा जाऊं तो इसका होता है करीब करीब इतना 3625 डिग्री सेल्सियस। क्लियर, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट बट क्लियर इतना फिक्स्ड है, अप्रॉक्स मान रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें, मैंने पहला इसका जो रीज़न लिखा टंगस्टन वायर यूज़ करने का वो है कि हाई मेल्टिंग पॉइंट, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा हाई है। अब मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, अगर मान लो मेल्टिंग पॉइंट इसका लो हो तो ये बहुत ही कम टेम्परेचर में ही पिघल जाएगा। ठीक है, मान लो, देखो आराम समझो, मान लो रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, ये क्या है, रूम टेम्परेचर। अब मान लो यहाँ पर क्या हुआ कि ये इलेक्ट्रिक करंट्स में फ्लो करी, तो अकॉर्डिंग टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, इलेक्ट्रिक कंडक्टर में क्या बनेगी, हीट बनेगी। क्लियर।
मीन्स हीट बनने का मतलब क्या है कि टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से बढ़ेगा, लेट्स से 30 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? अगर मान लो 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ा, क्लियर, अगर और इसका मेल्टिंग पॉइंट कम है तो ये पिघल जाएगा। क्लियर? अगर मान लो देखो ये वायर है और इसमें हीट बन रही है, ठीक है, हीट तो बनेगी क्योंकि अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के हिसाब से अगर कोई कंडक्टर है उसमें करंट पास हो रही है तो उसमें हीट बनती है, ये भी हम जानते हैं। अच्छा, ये वाली बात क्लियर हुई। क्लियर? तो अगर हीट बननी है तो इसका मतलब टेम्परेचर भी बढ़ रहा होगा। क्लियर? सो अगर मान लो इसका मेल्टिंग पॉइंट लो है, बहुत ही कम है, तो ये बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर में पिघल जाएगा। क्लियर? मान लो यहाँ पर कितना टेम्परेचर बढ़ा, 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा, और अगर ये इतना भी नहीं झेल पा रहा तो फिर बेकार है। और अगर ये पिघल गया और टूट गया तो क्या जो हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब है वो ग्लो कर पाएगा? तो इसका आंसर है नहीं। ठीक है, तो पहला इसका आंसर क्या होगा कि टंगस्टन वायर हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है। और दूसरा रीजन देखो क्या है, दूसरा रीजन है कि जो टंगस्टन वायर होते हैं, टंगस्टन वायर हैज हाई रेजिस्टिविटी, जिसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कभी कभी कहते हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या कहते हैं मेरे भाई? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्लियर? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। क्लियर? अच्छा, तो अगर हम ध्यान से देखें, देखो H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ये क्या है हमारा? ये है हमारा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। क्या है भाई? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। क्या? अच्छा, अगर हम ध्यान से देखें, जो हीट प्रोड्यूस्ड इन कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। व्हेन रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इंक्रीजेस, देन हीट डेवलप्ड इन द कंडक्टर इज ऑल्सो इंक्रीजेस। यही तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग था। तो हमें यहां पर ऐसा वायर लगाना है जिसका रेजिस्टेंस और भी से स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हाई हो। क्लियर? तो इसलिए हम यहाँ पर टंगस्टन को यूज करते हैं, ना कि किसी और को। देखो कॉपर का रेजिस्टेंस तो बहुत ही कम है, मतलब नॉर्मल है। क्लियर? वहां पर तो अगर रेजिस्टेंस क्या हो गया? कम हो गया, तो क्या हीट क्या होगी? कम डेवलप्ड होगी। बिल्कुल सीधी सीधी बात है, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। क्लियर हुआ? समझ में आया? पहला पार्ट था इस क्वेश्चन का। क्लियर? अच्छा, जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मतलब इस क्वेश्चन के दूसरे पार्ट को देखते हैं। हटाए, छाप लिया। हाँ, तो दूसरा पार्ट देखो क्या है, ट्राई करो एक बार खुद से। बी, हाँ, दूसरा पार्ट देखो क्या है कि वाई आर द कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस सच एज ब्रेड टोस्टर्स एंड इलेक्ट्रिक आयरन्स मेड ऑफ एन अलॉय रेदर देन अ प्योर मेटल। क्लियर? सो अगर हम ध्यान से देखें, जो हमारे ब्रेड टोस्टर होते हैं, जो हमारे इलेक्ट्रिक आयरन होते हैं, उनके अंदर हम मेटल्स को नहीं यूज़ करते। उनके अंदर हम किसको यूज़ करते हैं? अलॉय को यूज़ करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, फिक्र मत करो। जैसे मान लो अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रिक आयरन की, तो इलेक्ट्रिक आयरन तो आप सभी जानते हो, प्रेस, जिसमें कपड़ों पे प्रेस करते हैं, प्रेस। क्लियर? कुछ इस तरीके से दिखती है, ऐसे करके, मतलब समझ रहे हो ना? ऐसा प्रेस तो मैं बना नहीं सकता, मेरे इतने ड्राइंग है नहीं। प्रेस तो आप जानते हो, जो कपड़ों में इस्त्री करने के लिए यूज की जाती है। अच्छा, लेकिन अगर आप उसको ध्यान से देखो, उसके अंदर अगर आप झांक के देखो तो ऐसे करके उसका एक तो नीचे का सरफेस है, ठीक है, जिसमें कोटिंग की गई, जिससे कपड़ा चिपके ना। लेकिन अगर आप उसके अंदर देखो तो उसके अंदर देखो क्या होता है, उसके अंदर कुछ इस तरीके से नाइक्रोम वायर की कॉइल बनाई जाती है। किसकी? नाइक्रोम वायर की। नाइक्रोम वायर की क्या बनाई जाती है? कॉइल बनाई जाती है, जिससे हीट पास होती है और यहां पर जिससे इलेक्ट्रिक करंट पास होती है और हीट बनती है, अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। क्लियर? अब सवाल यह है कि हमने नाइक्रोम को क्यों यूज करा? हमने यहां पर कॉपर को क्यों नहीं लपेटा? हमने एल्यूमिनियम को क्यों नहीं लपेटा? या किसी मेटल को क्यों नहीं लपेटा? हमने अलॉय को क्यों लपेटा? क्लियर? उसी तरीके से जो इलेक्ट्रिक हीटर होते हैं, क्लियर, ठंड चल रही है ऐसे करके हाथ जिसमें हम गर्म करते हैं अपने, तो इलेक्ट्रिक हीटर के अंदर जो रॉड लगाई जाती हैं वो नाइक्रोम की होती हैं, नाइक्रोम अलॉय की। क्लियर?
मेटल की नहीं होती। तो यही क्वेश्चन में पूछ रहा है क्यों एलॉय की, क्यों मेटल की क्यों नहीं। तो इसका आंसर आपको आपकी एनसीईआरटी बुक में एक टेबल दी गई है रेजिस्टिविटी की, जो यहाँ पर अभी आपको दिख जाएगी। क्लियर? सो अगर आप इस टेबल को ध्यान से देखो, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो इस टेबल को, तो एलॉय की जो रेजिस्टिविटी है वो कैसी है, हाई है या लो है? बहुत ज़्यादा है, मेटल के कंपैरिजन से बहुत ज़्यादा है। इतनी बात तो समझ में आती है। क्लियर? अगर रेजिस्टिविटी ज़्यादा हो गई तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा, और अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R, जो मैंने अभी पहले क्वेश्चन में बताया, अगर रेजिस्टेंस बढ़ गया तो हीट ज़्यादा नहीं डेवलप होगी, और इन अप्लायंसेस में हमें हीट ही तो डेवलप करनी है। तो इसीलिए हम अलॉय को यूज कर रहे हैं, ना कि मेटल को। क्लियर? सो आप लिख भी सकते हैं इसका आंसर अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग H equal to I square RT, where H directly proportional to R. When R increases, heat developed in conductor is also increases. Clear? That's why we know that resistivity, or we say that specific resistance of alloys are higher than मेटल। क्लियर? मेटल जो रेजिस्टिविटी होगी अलॉय की वो ज्यादा होगी मेटल से। अगर रेजिस्टेंस बढ़ गया तो हीट नहीं बढ़ जाएगी। तो इसीलिए यहाँ इन अप्लायंसेस में, चाहे वो इलेक्ट्रिक आयरन हो, चाहे वो ब्रेड का टोस्टर हो, चाहे वो हाथ तापने वाला या फिर हाथ गर्म करने वाला आपका इलेक्ट्रिक हीटर हो, उन सब में हमको हीट ही तो बनानी है। तो हीट बनाने के लिए हमें हाई रेजिस्टेंस वाले ही तो चीज़ चाहिए होगी, जो मेटल तो है नहीं। मेटल से ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस किसका है? अलॉय का। तो हम अलॉय को पकड़ेंगे, मेटल को क्यों पकड़ेंगे? सीधा सीधा आंसर है इस क्वेश्चन का। समझ में आया? जल्दी से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। हटाए क्या? हटाए। चलो नेक्स्ट पार्ट देखो, पार्ट सी। क्लियर? सी पार्ट देखिए कि वाई इज सीरीज अरेंजमेंट नॉट यूज्ड फॉर डोमेस्टिक सर्किट। क्लियर? भाई सीरीज अरेंजमेंट क्यों यूज नहीं होता डोमेस्टिक सर्किट में? तो बहुत आसान सा एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा। मान लीजिए आपका एक रूम है, आपके पास क्या है? एक रूम है, उसके अंदर एक पंखा है। क्लियर? एक पंखा है और एक रेफ्रिजरेटर है और एक टीवी है। ठीक है? ठीक है, तो हमारे पास क्या है? तीन चीजें हैं। एक टीवी मान लो, एक रेफ्रिजरेटर मान लो, और क्या मान लो भैया? एक क्या मान लो? टीवी हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, और हो गया फैन। ठीक भाई? और आपने इन तीनों को सीरीज में लगा दिया। आपने क्या लगा दिया भाई? सीरीज में लगा दिया। बहुत बढ़िया जी। क्लियर? अच्छा, अब अगर आप ध्यान से देखो, आपने इसको पैरेलल में लगा दिया एक बार, तो अगर आप इन दोनों सर्किट डायग्राम्स को ध्यान से देखें, देखो यहां पर मान लो V वोल्टेज है, तो आप ये जानते हो कि सीरीज में वोल्टेज डिवाइड हो जाती है। वोल्टेज क्या हो जाती है? डिवाइड हो जाती है। अच्छा, और हर एक अप्लायंसेस से सेम करंट फ्लो करेगी। हर एक अप्लायंसेस से क्या फ्लो करेगी? सेम करंट फ्लो करेगी। अच्छा, सीरीज कॉम्बिनेशन की सबसे बड़ी जो परेशानी है डोमेस्टिक सर्किट में वो यही है कि हर एक अप्लायंसेस का एक सिंगल स्विच होगा। सिर्फ और सिर्फ सिंगल स्विच होगा। क्लियर? मतलब ये कि अगर आपके पास एक रूम है और रूम के अंदर ये तीनों चीज अवेलेबल हैं, तो इन तीनों का एक ही स्विच होगा। जैसे ही आप एक स्विच को ऑन कर दोगे, तीनों चीजें चल जाएंगी। आपका फैन भी चल जाएगा, आपका रेफ्रिजरेटर भी चल जाएगा, आपका टीवी भी चल जाएगा। मान लो ठंड के वक्त चल रहे हैं और आपको फैन नहीं चलाना है, लेकिन टीवी देखना है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में तो यार तीनों चीज चलेंगी। मतलब आपको ठंड में फैन के ऊपर नीचे बैठना ही पड़ेगा। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सीरीज कॉम्बिनेशन की।
डोमेस्टिक सर्किट्स में, ठीक है, डोमेस्टिक सर्किट की बात कर रहा हूँ मैं, मतलब घरों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यार, ठंड चल रही है, हमें टीवी देखना है लेकिन फैन भी है, अब फैन भी चलेगा, ऐसे कैसे? तो इसीलिए हम डोमेस्टिक सर्किट में पैरेलल का यूज़ करते हैं, जहाँ पर हर एक अप्लायंसेस का एक अलग स्विच होता है, एक अलग स्विच होता है। ये आप अपने घरों में देख सकते हो, फैन का अलग स्विच होता है, रेफ्रिजरेटर का अलग, टीवी का अलग। क्लियर? तो यहाँ पर देखो क्या पूछ रहा है कि सीरीज अरेंजमेंट का हम डोमेस्टिक सर्किट में क्यों यूज नहीं करते। तो आप एक सिंपल सा आंसर लिखोगे जो मैं लिख रहा हूं कि सीरीज अरेंजमेंट नॉट यूज्ड इन डोमेस्टिक सर्किट बिकॉज, क्योंकि, क्लियर, बिकॉज आप पहला पार्ट तो ये लिख सकते हो कि ईच अप्लायंसेस ऑपरेटेड बाय अ सिंगल स्विच। क्लियर? ईच अप्लायंस ऑपरेटेड बाय अ सिंगल स्विच। क्लियर? अ सिंगल स्विच, हर एक अप्लायंस जो है वो सिंगल स्विच से ही अप्लाई होगा। मतलब अगर मान लीजिए आपके पास एक रूम है, उसके अंदर 10 इलेक्ट्रिक बल्ब हैं, तो एक ही स्विच से 10 के 10 इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लो कर जाएंगे, चाहे आपको बाकी की जरूरत क्यों ना हो, लेकिन वो फिर भी चलेंगे। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरा क्या प्रॉब्लम करेगा, जरा बताएं मुझे, दूसरा क्या प्रॉब्लम करता है? दूसरा ये प्रॉब्लम करता है कि इसमें वोल्टेज डिवाइड होती है, करंट सेम फ्लो करती है। इसमें वोल्टेज डिवाइड होती है, करंट सेम फ्लो करती है, और हमारे अप्लायंसेस जो हैं उनका वोल्टेज सेम रहना चाहिए। देखो, अगर आप ध्यान से देखो, अपने रेफ्रिजरेटर को देखो, फैन को देखो, उनमें लिखा रहता है कि इस अप्लायंसेस के अंदर 220 वोल्टेज आनी चाहिए। ठीक है? अगर आप सीरीज में लगा दोगे तो वोल्टेज तो डिवाइड हो जाएगी ना। क्लियर? तो ये भी याद रखना, सीरीज कॉम्बिनेशन में जो वोल्टेज है वो डिवाइड होती है, इज डिफरेंट फॉर ऑल अप्लायंसेस। हर एक अप्लायंसेस के लिए वो अलग होती है, वेयर एज, लेकिन करंट सेम रहती है, करंट विल बी सेम। क्लियर हुआ? समझ में आया? अच्छा, नोट करिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 13। ये समझाने के लिए बताया था बस मैंने आपको, ठीक है? इसको मत ड्रॉ करना, सिर्फ उसी को ही ड्रॉ करना, इसको हटा देते हैं हम। क्लियर? सीरीज और पैरेलल का अगर आपसे डिफरेंस पूछने लग जाए तो आप इन दोनों फिगरों से समझा के बता भी सकते हो अपने स्कूल एग्जाम्स में या फिर बोर्ड के एग्जाम्स में। ओके, जल्दी से छापो, आगे बात करते हैं क्वेश्चन, इसका फोर्थ पार्ट, डी पार्ट हटाएंगे। फोर्थ पार्ट देखो क्या है कि हाउ डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर वेरी विद इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर मान लो कोई कंडक्टर है और उसका एक इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस भी होगा, तो वो उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के कैसे डिपेंड होगा, कैसे वेरी आप कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ अ conductor is inversely proportional to the inversely proportional to the area of cross sectional area of conductor. Clear? It means R is the inverse proportional to 1 upon R. Clear? When area of cross sectional increases, then resistance of electric conductor is decreases, because electric resistance of conductor is inversely proportional to the area of cross sectional of conductor. Clear? समझ में आया? Clear हुआ? अच्छा, it means we say that thick wires, मोटे वायर, ठीक है? थिक वायर मीन्स मोटे वायर। तो मोटे वायर्स की अगर हम बात करें, थिक वायर्स की बात करें, तो उनका ए क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है? क्या होगा, बड़ा होगा। एरिया भाई ये होता है, ठीक है? ये बड़ा है, देखो ध्यान से दिख रहा है, ये एरिया है,
समझ में आया? तो ये एरिया है, अगर मोटा वायर है मतलब ये बढ़ेगा, तो अगर एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या करेगा, घटेगा। सो थिक वायर है लेस रेजिस्टेंस देन लेस वायर, सॉरी थिन वायर, थिन वायर्स। क्लियर? इसको भी लिख लीजिए, जल्दी से नोट करिए। हटाए, हो गया। चले नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। लास्ट पार्ट है इसका कि वाई आर कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर्स यूजुअली एम्प्लॉयड फॉर इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन। मतलब ये कह रहा है कि हमारे घरों में देखो, आप देखते हो कि हमारे जो वायर है जिससे मतलब इलेक्ट्रिसिटी ये सब पास हो रही है, तो ये जो वायर है ये कॉपर के हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा हमारे एल्यूमिनियम के मिलेंगे हमें ज़्यादातर अपने घरों में या डेली लाइफ में। ठीक है, मतलब अगर हमें इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराना है कहीं पर, तो हम कॉपर के या एल्यूमिनियम के वायर्स को यूज़ करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि हम इन्हें ही क्यों यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर देखो क्या होगा। इनका आंसर ये होगा कि जो कॉपर और एल्यूमिनियम है उनका इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या होता है, लो होता है, इसीलिए इनको हम इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन से यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं ई पार्ट में कि कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर हैविंग लो, क्या लो रेजिस्टिविटी भी आप कह सकते हो रेजिस्टेंस के प्लेस पर, रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जिसको हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्लियर? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। सो दैट्स व्हाई copper and aluminum wires are used for electrical transmission, clear? For electrical transmission. क्लियर हुआ दोस्तों? सो दोस्तों चलिए ख़त्म हुआ हमारी ये एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस हमारे ख़त्म हुए। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए हो बिल्कुल। ठीक है दोस्तों? अच्छा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए दोस्तों तो प्लीज़ लाइक कीजिए इसको और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। ठीक है? अच्छा चलिए, आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलेंगे। गुड बाय।